वेलकम टू ब्रेल लर्नर। दिस इज़ आयुष राज। और जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि ह्यूमैनिटीज़ के लिए ब्रेल लर्नर एक ब्रांड है। तो आज हम लोग बहुत दिनों के बाद मिल रहे हैं और काफ़ी सारे बच्चे इस चीज़ की डिमांड कर रहे थे कि सर हम लोगों ने पढ़ाई तो कर लिया, सिलेबस तो कंप्लीट कर लिया है, एनसीईआरटी को बहुत बार पढ़ लिया है, लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सर आप बता दो कि जो कि एग्जाम में आ सकते हैं और पहले भी आ चुके हैं, चाहे वो सैम्पल पेपर की बात करूं या फिर रियल बोर्ड एग्जामिनेशन में। तो ये सीरीज हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं। पॉलिटिकल साइंस की सीरीज है जिसके अंतर्गत हम लोग जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है हर एक चैप्टर के उनको डिस्कस करेंगे, राइट। और इसी प्रकार से हम लोग हिस्ट्री, सोशोलॉजी एंड बाकी सब्जेक्ट्स के भी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको भी डिस्कस करेंगे, लाइक ज्योग्राफी, साइकोलॉजी एंड ऑल, राइट। तो आप लोगों को करना क्या है, इस वीडियो को पूरा देखना है। और हाँ, आपको बता दूं कि जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पर डिस्कस किए जा रहे हैं उसको बड़े ध्यान से आपको पढ़ना है, क्योंकि हो सकता है कि एग्जाम में आपको डायरेक्ट क्वेश्चन वही मिल जाए और डायरेक्ट क्वेश्चन ना मिले तो उससे मिलते जुलते प्रश्न मिल जाए, तो आप उनमें उन पॉइंट्स को ऐड कर सकते हो, राइट। तो इस चीज़ का खासा ख्याल रखें कि सबसे पहले आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखने से पहले जो वन शॉट वीडियो है आपको चैनल के प्लेलिस्ट पर मिल जाएगा, बेलर K12 के प्लेलिस्ट में आप देखोगे तो वहाँ पर मिल जाएगा आपको। और उन वन शॉट वीडियोस को पहले आप देख लो, एनसीईआरटी पढ़ लो और उसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा लो, ठीक है। और आप इस वीडियो को पूरा देखना है क्योंकि लास्ट में मैंने कुछ क्वेश्चंस भी आपको दिए हैं ताकि उन क्वेश्चन को आपको खुद से सॉल्व करना है और हम तक पहुंचाना है। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां पर आप उन क्वेश्चंस को अपलोड कर सकते हो और मैं उन क्वेश्चंस को खुद पर्सनली चेक करूंगा और आप तक वो डिलीवर करवा दूंगा, राइट। तो ये चीज़ आपको ख्याल में रखना है। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि ये जो पीडीएफ है, जो ये सेशन कंडक्ट होगा उसके जो पीडीएफ है उसके भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहां से भी आप डाउनलोड कर सकते हो। और बाकी सारी चीज़ों के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो और बाकी जगहों पे सारी चीज़। और हाँ, वीडियो के दौरान मैं बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स भी बताने वाला हूँ कि किस प्रकार से अपने आंसर्स को बेटर कर सकते हो, क्योंकि आंसर राइटिंग एक आर्ट है। अगर आप आर्ट के स्टूडेंट हो तो आर्ट आपके पास होनी चाहिए, राइट। और आशा करता हूँ कि आप इसको पूरी तरह से अच्छे तरीके से पढ़ने के बाद ये वीडियो देख रहे हो। और अगर आप एग्ज़ाम से एक दिन पहले, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि एग्ज़ाम से एक दिन पहले इस वीडियो को देख रहे होंगे। विद्यार्थियों ने तो देश की हालत हालत चौपट कर दी है। कोई बात नहीं है दोस्त, हो जाएगा। इन क्वेश्चंस को देख लो, अच्छे नंबर आ जाएंगे, राइट। एंड फिर कमेंट बॉक्स में ज़रूर मुझे बताना कि सर आपने इस क्वेश्चन से फ़ायदा मिला था, राइट। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को और बाकी बातें फिर वीडियो के दौरान होती रहेगी। शुरू करते हैं हम लोग। तो अब पहले प्रश्न से स्टार्ट करते हैं। पहला जो प्रश्न है वो 2 मार्क का है, राइट। और पहला प्रश्न क्या है, डिफाइन बाइपोलैरिटी। तो ये हम लोगों ने चैप्टर में भी डिस्कस किया था कि बाइपोलैरिटी होता क्या है। देखो, बाइपोलैरिटी जो वर्ड है ना, उसमें एक छोटा सा अगर आप बाइफरकेट करोगे इसको, तो उसमें एक बाई मतलब होता है टू, ठीक है। और पोलैरिटी मतलब टू पोल्स में आप कह सकते हो कि दुनिया डिवाइडेड हो चुकी है। बाइपोलैरिटी एक ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर होता है जहां पर दुनिया दो पावर के इर्द गिर्द ही घूमती रहती है। मतलब जो दो स्टेट होंगे, दो बड़े पावर होंगे, उनके पास ही मिलिट्री, इकोनॉमिक, कल्चर इन्फ्लुएंस होगा बहुत ज़्यादा। बाकी कंट्रीज भी होंगे लेकिन इनके जितना नहीं होगा। तो बाहुबली होंगे बेसिकली, आप कह सकते हो, ठीक है। और उनके पास मिलिट्री, इकोनॉमिक एंड कल्चरल इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा होगा बाकी सारे कंट्रीज़ के कंपैरिजन में। और अगर मैं बात करूँ सेकेंड वर्ल्ड वॉर के ख़त्म होने से लेकर 1991 में जब यूएसएसआर का डिसोल्यूशन होता है, तब तक दुनिया बाइपोलैरिटी ही थी। मतलब इसका मतलब ये हो गया कि दुनिया दो पोल्स में डिवाइडेड थी। एक पोल था यूएस का, दूसरा पोल था यूएसएसआर का, और उन्हीं के पास ज़्यादा से ज़्यादा पावर हुआ करते थे, ठीक है। तो ये चीज़ है। यहाँ पर क्या होगा, आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर द वर्ल्ड वाज डिवाइडेड इनटू टू पावर ब्लॉक्स, द यूएसए एंड द यूएसएसआर, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्रोसीड करते हैं। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, ये भी अगेन टू मार्क करें। व्हाई द वार्सो पैक्ट वाज आल्सो कॉल्ड द ईस्टर्न अलायंस। देखो, आपको ना इन क्वेश्चंस को बहुत ध्यान से देखना है। इन क्वेश्चन से क्या होगा कि बाकी सारे क्वेश्चंस भी आपके सॉल्व हो जाएंगे। यहाँ पर क्वेश्चन है ना कि व्हाई द वार्सो पैक्ट वाज आल्सो कॉल्ड द ईस्टर्न अलायंस। क्वेश्चन आपसे एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है कि क्यों नाटो को कहा जाता था वेस्टर्न अलायंस। यहाँ पर वार्सो पैक्ट की जगह पे नाटो हो सकता है और उसको वेस्टर्न अलायंस क्यों कहते थे, ठीक है। तो दरअसल आंसर काफी कुछ मिलता जुलता आपको देखने को मिलेगा। अगर आप इस क्वेश्चन का आंसर कर लेते हो, बहुत अच्छे तरीके से लर्न कर लेते हो, तो आप नाटो वाला प्रश्न आ जाए, वेस्टर्न अलायंस वाला प्रश्न आ जाए, उसमें आप उन चीज़ों को वहां पर इम्प्रोवाइज कर सकते हो, राइट। तो इसलिए एक क्वेश्चन से काफ़ी सारे क्वेश्चन आपके सॉल्व होने शुरू हो जाएंगे, राइट। तो आंसर देखते हैं क्या होगा इसका प्रोबेबल आंसर।
वॉर्सो पैक्ट वाज अ मिलिट्री अलायंस साइंड इन वॉर्सो पोलैंड इन 1955। आप सभी को पता है कि वॉर्सो पैक्ट जो था वो यूएसएसआर लेड एक मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन था जिसका फॉर्मेशन होता है 1955 में, और पोलैंड की राजधानी है वॉर्सो, वहीं पर इस ट्रीटी को साइन किया गया था। उस समय यूएसएसआर और 7 जो अदर रिपब्लिक्स थे उन सब लोगों ने मिलकर वॉर्सो पैक्ट की स्थापना करी थी, राइट। अब क्वेश्चन ये उठता है कि इसको ईस्टर्न अलायंस क्यों कहते थे। ईस्टर्न अलायंस इसलिए कहा जाता था क्योंकि इसके जो मेंबर्स थे वो ज़्यादातर ईस्टर्न यूरोप के कंट्रीज थे, ठीक है। मतलब अगर आप कोल्ड वॉर का टाइम देखोगे तो उसमें क्या हुआ था, अगर मैं इसको यूरोप मान लूँ तो जो ईस्ट के कंट्रीज थे, राइट, ईस्ट के कंट्रीज थे वो ज़्यादातर यूएसएसआर के साथ थे, ठीक, और जो वेस्ट के कंट्रीज थे वो यूएस के साथ थे, ठीक। तो इस कारण से आप देखोगे इधर जब वॉर्सो पैक्ट साइन हुआ था, ऑब्वियसली पोलैंड जो है वो एक ईस्टर्न यूरोपियन कंट्री है, ठीक है, वो इसी साइड में आता है, पोलैंड यूएसएसआर के साथ लगा हुआ वो देश है। तो इधर के पोलैंड, चेकोस्लोवाकिया, इन सारे देशों को आप देखोगे, लिथुनिया, एस्टोनिया, ये सब सब यूएसएसआर के साथ में थे, ठीक है। तो इस वॉर्सो पैक्ट को ईस्टर्न अलायंस इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें ईस्टर्न यूरोप के ज़्यादातर कंट्रीज, ठीक है। और इसी तरह अगर आपसे प्रश्न ये पूछा जाए कि नाटो को वेस्टर्न अलायंस क्यों कहते थे, क्योंकि इसमें वेस्टर्न यूरोप के ज्यादा कंट्रीज थे, तो यूरोप के डिवीजन के हिसाब से ईस्टर्न एंड वेस्टर्न अलायंस कहा जाता था, ठीक है, उस समय में। अब थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं, और अगेन ये 2 मार्क का क्वेश्चन है कि व्हाट वाज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म। तो जैसा कि आपको पता है, अगर आप सीबीएसई के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे, सीबीएसई के सिलेबस के हिसाब से, तो जो इंड ऑफ बाइपोलैरिटी चैप्टर है ना, उसके साथ आपको यूएस हेजेमनी चैप्टर का कुछ पोर्शन आपको पढ़ना है, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है वो दरअसल यूएस हेजेमनी चैप्टर से लिया गया है, और क्वेश्चन क्या है कि मेन ऑब्जेक्टिव आपको बताना है ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म का। तो ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म था क्या? ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म दरअसल हुआ क्या था कि अगस्त 1990 में, अगस्त 1990 में इराक ने कुवैत पे हमला कर दिया और उसको कब्जा कर लिया उसके ऊपर, ठीक। अब इस कारण से अब कुवैत को आज़ाद करवाना है, तो इसके लिए यूनाइटेड नेशंस में ये डिस्कशन हुआ, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में और बाकी सारी जगहों पे। तो यूनाइटेड नेशन ने इसकी मंजूरी दी कि नहीं, हमें कुवैत को आज़ाद करवाना है इराक से, और यूनाइटेड नेशंस के द्वारा सैंक्शन ये एक ऑपरेशन था, ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म इसका नाम दिया गया, और इसको हम लोग फर्स्ट गल्फ वॉर भी कहते हैं, फर्स्ट गल्फ वॉर, ठीक है। और दरअसल ये यूनाइटेड नेशंस के द्वारा सैंक्शन ज़रूर था, लेकिन इसमें यूनाइटेड स्टेट्स मतलब अमेरिका जो है वो ज़्यादा लीड कर रहा था, वही उछल उछल के आगे आ रहा था। इवन कि जो इस ऑपरेशन को लीड करने वाला जनरल था वो यूएस का था, एंड ये सारी चीज़ें थी। तो मेन ऑब्जेक्टिव क्या था ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म का, कि कुवैत को इराक से आज़ाद करवाना, राइट। इसको ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म या फिर फर्स्ट गल्फ वॉर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन है, अगेन 2 मार्क का क्वेश्चन है। क्वेश्चन में पूछा गया था, India has maintained good relations with all the post-communist countries, but the strongest relations are still between Russia and India. Substantiate this statement. तो क्वेश्चन ये कहा जा रहा है कि सोवियत यूनियन के डिसॉल्व होने के बाद जो कंट्रीज निकल के आते हैं, 15 रिपब्लिक्स निकल के आते हैं, इंडिया का उन सब के साथ अच्छा रिलेशन है, लेकिन सबसे जो गहरा रिश्ता है वो रशिया के साथ है, ठीक है। तो इस स्टेटमेंट को आपको सब्सटैंशिएट करना है, मतलब इसके फेवर में आपको कुछ जस्टिफिकेशन देना है, कुछ लाइनें लिखनी है जिससे ये स्टेटमेंट सही सिद्ध हो। क्या होगा इसका प्रोबेबल आंसर? देखो, मेन 2 फैक्टर्स, क्योंकि ये 2 मार्क का प्रश्न है तो हम लोग 2 फैक्टर्स को लेके चलेंगे, 2 पॉइंट में आपको आंसर देना पड़ेगा। 2 फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर स्ट्रॉन्ग रिलेशन बिटवीन इंडिया एंड रशिया आर रशिया एंड इंडिया शेयर अ मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर। देखिए, दोनों का जो विजन है वो मल्टीपोलर वर्ल्ड का। अगर आप कोल्ड वॉर के समय बात करोगे, दुनिया बाइपोलर थी। कोल्ड वॉर के ख़त्म होने के बाद अगर आप देखोगे, दुनिया यूनिपोलर हो गई, क्योंकि यूएसएसआर डिसॉल्व हो गया, तो उस समय में यूएस का केवल एक अकेला पावर बचा। तो ऐसी दुनिया बेहतर नहीं है, ठीक है। दुनिया ऐसा होना चाहिए, ग्लोबल पॉलिटिक्स इस प्रकार का होना चाहिए जहाँ पर बहुत सारे कंट्रीज़ हैं, बहुत सारे रीजनल पावर हो, एंड सबकी बातें सुनी जाए, मतलब एक दुनिया में डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश हो। ऐसा ना हो कि एक दो जो उसमें बड़े पावर्स हैं वही दादागिरी करे अपनी, जैसा चल रहा था काफ़ी दिनों तक। तो इंडिया और रशिया दोनों इस चीज़ के ऊपर जोर देती है कि दुनिया मल्टीपोलर होनी चाहिए, एक दोनों का एक शेयर विजन है। दूसरी चीज़, इंडो रशिया स्ट्रैटेजिक एग्रीमेंट हुआ था 2001 में, और इसके तहत बहुत सारे बायलैटरल एग्रीमेंट साइन किए गए थे, 80 से ज़्यादा बायलैटरल एग्रीमेंट साइन किए गए थे इंडिया और रशिया के बीच में, राइट। और भी काफ़ी सारी चीज़ें आप लिख सकते हो। इंडिया
को बेनिफिट मिला है रशिया से काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि कश्मीर इशू अगर बात करूँ या फिर टेररिज्म के ऊपर बात करूँ मैं, या साइंटिफिक रिसर्च एंड बाकी सारे मसलों पर इंडिया को काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा मिला है रशिया से। वही रशिया के लिए इंडिया कैसे बेनिफिशियल है, क्योंकि इंडिया एक बहुत बड़ा आर्म्स इंपोर्टर कंट्री है, तो रशिया से काफ़ी सारे हम लोग जो मिसाइल्स वगैरह होते हैं ये सब परचेज करते हैं, तो उस लिहाज से भी चीज़ें होती है। प्लस ऑयल, ठीक है, जो तेल का आयात है हम लोग रशिया से काफ़ी ज़्यादा करते हैं। इवन आपको पता होना चाहिए कि जब रशिया यूक्रेन की लड़ाई हुई तो बहुत सारे देश ना ये सैंक्शन लगाए हुए थे रशिया से। इवन यूनाइटेड स्टेट्स इस चीज़ के ऊपर काफ़ी ज़्यादा इंडिया को इस चीज़ के ऊपर बता रहा था कि नहीं, आपको रशिया से तेल नहीं खरीदना चाहिए। यूरोप ये कई सारी कंट्रीज़ इंडिया को यही नसीहत दे रहे थे, बट स्टिल इंडिया ने रशिया से ऑयल परचेज को कंटिन्यू रखा, और ये हमारे सॉवरेनिटी को सब्सटैंशिएट करता है बेसिकली इस चीज़। तो ऑयल ऑयल इंपोर्ट के लिए भी, ऑयल सिक्योरिटी के लिए भी रशिया एक काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्टनर है हमारा, राइट। तो ये सारी चीज़ें होनी चाहिए, मतलब बहुत अच्छे संबंध रहे, और इसको मैंने अपने वीडियो में भी बताया है कितने अच्छे संबंध रहे। एक ज़माने में जो स्पेस प्रोग्राम था उसमें हम लोगों ने की काफ़ी मदद करी थी रशिया ने। एंड एक समय मैं आपको बताऊं, एक समय ऐसा था जब दुनिया के जो कंट्रीज़ थे वो, अगर उनसे हमें कुछ चीज़ खरीदना है तो वो यूएस डॉलर की मांग करते थे या अपने करेंसी की मांग करते थे। लेकिन रशिया एक अच्छा दोस्त, तो उसने क्या बोला कि भाई तुम्हारे पास यूएस डॉलर नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, तुम क्या करो, तुम अपने रुपी से हमारे साथ ट्रेड कर लो। और ये बहुत बड़ी बात होती है, इंडियन रुपी की उस समय ज़्यादा वैल्यू नहीं थी। और अगर मैं बात करूं तो ग्लोबल मार्केट में भी इंडियन रुपी का उतना ज़्यादा डिमांड नहीं था, बट स्टिल रशिया ने बोला कि तुम चलो ठीक है, तुम इंडियन रुपी देकर ही हमारे साथ ट्रेड कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। इवन की बहुत ज़्यादा जगहों पे जैसे विशाखापत्तनम हो गया एंड काफ़ी सारे जगहों पे इंडिया में जो स्टील प्लांट हो गए उनको स्थापित करने में रशिया ने हमारी मदद करी थी। तो रशिया और इंडिया का संबंध काफ़ी अच्छा रहा है। बॉलीवुड अगर मैं बात करूँ, कल्चरल सिग्निफिकेंस की बात करूँ तो उसमें भी काफ़ी सारी चीज़ें रही। तो ये सारे पॉइंट्स आप लिख सकते हो, जो भी चीज़ें मैंने आपको एक्स्ट्रा बताई हैं उनको आप पॉइंट के फॉर्म में आप लिख सकते हो। ये तो मैंने 3 पॉइंट आपको दे दिए, इसमें से कोई भी 2 पॉइंट आप लिख लो। एक्स्ट्रा मैंने जो आपको बताया वो सारी चीज़ें लिख दो। मतलब आपको इस स्टेटमेंट को सब्सटैंशिएट करना है, ये इंडिया और रशिया के संबंध बहुत अच्छे हैं, राइट। तो ये सारी चीज़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, और ये हमारा ग्रुप बी हो गया या पार्ट बी आप कह सकते हो, बिकॉज हम लोग 4 मार्कर क्वेश्चन की ओर प्रोसीड कर गए हैं। What were the political limitation of USSR that led to its disintegration? मतलब यूएसएसआर के विघटन के पीछे कौन कौन से राजनीतिक कारण थे या राजनीतिक जो चुनौतियां थी वो क्या थे, राइट। सबसे पहले बात कर लेते हैं कुछ पॉलिटिकल जो आप कह सकते हो लिमिटेशंस की। तो आप इस तरीके से शुरू कर सकते हो कि द यूएसएसआर वाज डिसइंटीग्रेटेड इन 1991 एंड देयर वर मेनी रीजंस बिहाइंड इट्स डिसइंटीग्रेशन, बट द पॉलिटिकल लिमिटेशंस वर फॉलोज। The Soviet system became very bureaucratic and authoritarian, making life very difficult for its citizens. मतलब वहाँ के जो लोग थे उनके लिए सोवियत यूनियन में जीना बहुत मुश्किल था, क्योंकि वहाँ की जो ज़िंदगी थी उस पर बहुत सारी पाबंदियाँ थी। मतलब वहाँ पे जो कम्युनिस्ट पार्टी का रूल है वो इतना ज़्यादा रिजिड था, इतना ज़्यादा अथॉरिटेटिव था, ब्यूरोक्रेटिक था, करप्शन बहुत ज़्यादा हुआ करते थे। जो रिसोर्सेज है उस पर क्योंकि स्टेट का ही कब्जा होता था, तो लोगों की ज़िंदगी बहुत ज़्यादा मुश्किल हुआ करती थी, ठीक है। और लोग इस चीज़ के खिलाफ आवाज़ भी नहीं उठा सकते थे, क्योंकि यहाँ पे सेंसरशिप लगा हुआ था। मतलब आप सरकार की गलतियों को भी उजागर नहीं कर सकते हो, सरकार के खिलाफ आवाज़ नहीं उठा सकते हो। तो लोग इवन कार्टून या जोक्स के थ्रू इन सब चीज़ों को उठाते थे और इन सब चीज़ों को आगे रखते थे। बहुत सारे जो इंस्टीट्यूशंस थे स्टेट, सोवियत स्टेट में, उनको रिफॉर्म की ज़रूरत थी, क्योंकि वन पार्टी सिस्टम जो था, कम्युनिस्ट पार्टी सिस्टम जो था, उन्होंने सारे इंस्टीट्यूशन से बहुत ही टाइट कंट्रोल रखा था एंड दे वर नॉट अकाउंटेबल एट ऑल। मतलब लोगों के प्रति उनकी कोई जवाबदेही थी नहीं। लोग उनसे प्रश्न भी नहीं पूछ सकते थे कि भाई आप क्यों ऐसा कर रहे हो, हम लोगों की बेहतरी के लिए काम क्यों नहीं कर रहे हो। ऐसी स्थिति हो गई। These were the political limitation. Also, the Communist Party refused to recognize the needs of the people. लोगों की ज़रूरतों का कभी ख्याल नहीं रखा गया। कम्युनिस्ट पार्टी ये चीज़ भी, ये जहमत भी नहीं उठाते कि भाई लोगों के लिए कुछ कर दे, लोगों की बेहतरी के लिए कुछ काम करते। ऐसी स्थिति हो गई थी, राइट। तो ये सारी चीज़ें थी। इवन की जो उनका कल्चरल अफेयर्स था, जो सोवियत यूनियन में क्या था, 15 रिपब्लिक्स थे, उनके अपने अपने कल्चर को भी वहाँ पर सप्रेस किया था। तो ये सारी चीज़ें थी एंड इन सब कारणों से आप कह सकते हो कि यूएसएसआर का डिसोल्यूशन हो गया। तो ये सब पॉलिटिकल लिमिटेशन है। देखो, प्रश्न आपके घुमा फिरा के पूछे जा सकते हैं। यहाँ पर पूछा जा सकता है डायरेक्ट, अगर मैं बात करूँ तो डायरेक्ट ऐसे पूछा जा सकता है कि व्हाट वर सम लिमिटेशंस दैट लेड टू द डिसइंटीग्रेशन ऑफ द यूएसएसआर।
तो आप पॉलिटिकल भी लिख सकते हो, इकोनॉमिक भी लिख सकते हो, मिक्स करके लिख सकते हो। यहाँ पर स्पेसिफिक नहीं कहा गया। यहाँ पर क्योंकि क्वेश्चन में आपको स्पेसिफिक चीज़ें लिखी गई है कि स्पेसिफिक वर्ड लिखा गया है पॉलिटिकल लिमिटेशन, तो आपको आंसर में केवल पॉलिटिकल लिमिटेशन के बारे में बात करनी है, ठीक है। और ये चीज़ तो आपको पता ही है, ये 4 मार्कर क्वेश्चन है तो कम से कम 4 पॉइंट तो होने ही चाहिए अच्छे खासे। तो ये चीज़ है। तो यहाँ पर पॉलिटिकल लिमिटेशन की हम लोगों ने बात कर ली। अगले प्रश्न में हम लोग इकोनॉमिक लिमिटेशन की बात करते हैं। अगेन मैं आपको बता दूं, अगर केवल लिमिटेशन लिखा हुआ है या रीज़न लिखा हुआ है कि किस कारणों से किन कारणों से यूएसएसआर का डिसोल्यूशन हुआ, तो आप दोनों चीज़ों को मर्ज करके लिख सकते हो, एक अच्छा आंसर बना सकते हो। अब इसका ये मतलब नहीं है कि आप 10-10 पॉइंट लिख रहे हो, सारे को मर्ज कर दे, नहीं। 4 मार्क का क्वेश्चन है तो 4-5 पॉइंट ठीक होंगे, ठीक है। 4 से कम तो नहीं होना चाहिए, 5 पॉइंट 6 पॉइंट आप लिख, बहुत बढ़िया। इकोनॉमिक लिमिटेशन की हम लोग बात कर लेते हैं। तो आप इसमें भी वही हेडिंग से स्टार्ट कर देना कि हाँ यूएसएसआर 1991 में टूटा था, बहुत सारे रीजन से जिसमें इकोनॉमिक लिमिटेशन ये रहे, स्टार्ट करो, ठीक है। इकोनॉमिक लिमिटेशन की अगर मैं बात करूँ तो आर्म्स रेस, क्योंकि यूएसएसआर ना यूएस से काफ़ी रेस लगा रहा था कि मैं ज़्यादा हथियार बनाऊंगा कि तुम ज़्यादा बनाओगे, तो ये सारे चक्करों में फंसा हुआ था। आर्म्स रेस में तो ज़रूर यूएसएसआर काफ़ी दिनों तक आगे रहा, लेकिन इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ी उसको, क्योंकि आप हथियार बनाते रह गए, आपके पास पैसे हैं और आप रिवॉल्वर खरीदने में रहे। अगले भी ऐसी हालत हो गई कि आपके पास पैसे हैं और आप बंदूक खरीद रहे हो, जबकि पेट की आग रोटी से बुझेगी। लोग भूख से तड़प रहे हैं, मर रहे हैं, और आप मिसाइलें बना रहे हो, टैंक बना रहे हो, यूके बना रहे हो, AK-47 जानते हो सबसे लीथल गन है, मशीन गन है। हाँ का है। ओके, सो आर्म्स रेस में सोवियत यूनियन यूएस को मैच तो कर रहा था, लेकिन उसके लिए उसको भारी कीमत चुकानी पड़ी। भारी कीमत इस कदर कि लोगों के जो डिमांड्स थे वो फुलफिल नहीं हो पा रहे थे। साथ ही साथ सोवियत यूनियन ने अपना क्योंकि रिसोर्स आर्म्स की तरफ डाइवर्ट कर दिया था, बाकी चीज़ों की तरफ वो ध्यान नहीं दे रहा था। लाइक वो टेक्नोलॉजी की बात करो, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात करो, या फिर लोगों के पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक एस्पिरेशंस की बात करो, सब में पिछड़ रहा था सोवियत यूनियन, राइट। ये चीज़ें हो गई। साथ ही साथ शुरुआती दिनों में तो ठीक रहा सोवियत यूनियन, बट 1970s तक आते आते इसकी इकॉनमी काफ़ी स्टैगनेंट हो गई, फॉल्टर करने लगी एंड काफ़ी ज़्यादा स्टैगनेंट हो गई थी। एंड सोवियत यूनियन ज़्यादा से ज़्यादा जो अपना पैसा था वो न्यूक्लियर और मिलिट्री आर्सेनल्स को बनाने में ही डिवोट कर रहा था। और इवन कि जो इसके सेटेलाइट स्टेट थे, सेटेलाइट स्टेट मतलब ऐसे कंट्री जो इसके इन्फ्लुएंस के अंदर में थे या वॉर्सो पैक्ट का पार्ट थे, राइट। तो जैसे ईस्टर्न यूरोप के कंट्रीज हो गए, या फिर पर्टिकुलरली सेंट्रल एशियन जो कंट्रीज है, 5 सेंट्रल एशियन कंट्रीज है ना, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान, ये सारे जो कंट्रीज है सेंट्रल एशिया के, इनको मैनेज करने पे इनका काफ़ी ज़्यादा पैसा खर्च हो रहा था। और अल्टीमेटली ये भी एक रीजन बनता है, क्योंकि बाद में जाकर ईस्टर्न यूरोप के जो कंट्रीज के लोग थे उनके मन में ये बात हर्ट कर गई कि भाई तो हम लोग दे रहे हैं, लेकिन उस पैसे को डाइवर्ट किया जा रहा है सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स को पालने पोसने। तो ये भी चीज़ थी, मतलब आप कह सकते हो कि जो पैसा था उसका बहुत ज़्यादा गलत तरीके से उपयोग किया जा रहा था। आप न्यूक्लियर एंड मिलिट्री आर्सेनल्स को डेवलप करने में लगा रहे हो, जबकि जो ईस्टर्न यूरोप के कंट्रीज़ है, जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ है, वो भी जैसे तैसे गुजारा कर रहे हैं, और उनको पालने के लिए, उनको उनका भरण पोषण करने के लिए भी आप पैसे खर्च कर रहे हो। पैसे, तो ये एक इकोनॉमिक बर्डन ही था बेसिकली, कह सकते हो। तो दीज वेयर इकोनॉमिक लिमिटेशन। अगर मैं आपको बता दूं पॉलिटिकल बात करा जाए तो उसे पॉलिटिकल के बारे में हम लोगों ने लास्ट में डिस्कस की। इकोनॉमिक की बात करा जाए, ये पॉइंट्स आप लिख दोगे, बहुत बढ़िया, ठीक है। और डायरेक्ट लिमिटेशंस के बारे में पूछा जाए या कॉजेज के बारे में पूछा जाए, रीजंस के बारे में पूछा जाए कि क्या रीजंस थे कि यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हो गया, कोई भी आपको जो अच्छे पॉइंट्स लगते हैं, 4 मार्कर हो क्वेश्चन, 6 मार्कर क्वेश्चन, आप बहुत तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो प्रश्न है हमारा 4 मार्कर क्वेश्चन, देखते हैं क्या है आंसर। Mention the various steps undertaken by IMF or International Monetary Fund and World Bank to make a total transition from communism to capitalism in Russia, East European countries and Central Asian republics of erstwhile USSR। तो आपसे ये पूछा जा रहा है कि जब सोवियत यूनियन का डिसोल्यूशन हो गया 1991 में, उसके बाद जो रशिया था या ईस्टर्न यूरोप के कंट्रीज थे या सेंट्रल एशिया के जो कंट्रीज थे, उसमें किस प्रकार से IMF एंड वर्ल्ड बैंक ने कैपिटलिज्म को इंट्रोड्यूस, क्योंकि सोवियत यूनियन में क्या था, कम्युनिज्म एंड सोशलिज्म था बेसिकली। और उसके डिसॉल्व होने के बाद क्या हुआ कि वहां पर IMF और वर्ल्ड बैंक घुसा और इनको
कैपिटलिज्म की तरफ शिफ्ट करवाया गया। तो क्या स्टेप्स लिए गए, ये आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है। देखिए, आप इसको एक हेडिंग देके स्टार्ट कर दोगे, द वेरियस स्टेप्स अंडरटेकन बाय आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक टू मेक ए ट्रांजिशन फ्रॉम कम्युनिज्म टू कैपिटलिज्म आर फॉलोज, या कोई अच्छा सा आप हेडिंग बना सकते हो। देखो, मैं बार बार इस चीज़ पे एम्फेसिस डाल रहा हूँ कि ये एक ऐसा कह सकते हो कि ये आसमान से गिरा हुआ आंसर नहीं है कि आप पत्थर की लकीर मारकर इसको ही पेपर में लिखोगे, नहीं। ये एक बस एक तरीका आपको बताया जा रहा है कि हाँ, ये एक आंसर हो सकता है, कि मॉडल आंसर हो सकता है। आप इसमें काफ़ी ज़्यादा इम्प्रोवाइजेशन कर सकते हो, अपनी चीज़ों को ऐड कर सकते हो, बहुत सारी चीज़ें आप कर सकते हो। पहला, ईच ऑफ दीज कंट्रीज वर रिक्वायर्ड टू मेक अ टोटल शिफ्ट टू ए कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। इसका मतलब ये हुआ कि आप कम्युनिज्म का हाथ छोड़ो और कैपिटलिज्म की तरफ आगे बढ़ो। ये था मतलब, एक टोटल शिफ्ट करवाया गया कम्युनिज्म एंड सोशलिज्म से कैपिटलिज्म। ये चीज़ें थी। दूसरी चीज़, इसका मतलब ये हो गया कि अब जो यहाँ पर प्राइवेट प्रॉपर्टी का डोमिनेंस होगा, राइट। स्टेट एसेट जो थे, मतलब सरकारी जो संपत्तियां थी, उसका प्राइवेटाइजेशन किया गया और ये बहुत तेजी से लाया गया। कॉर्पोरेट ओनरशिप लाया गया। पहले क्या था, स्टेट ओनरशिप, सरकार के पास सारी संपत्तियां होती थी, सारे जो इवन इंडस्ट्रीज वगैरह है, एग्रीकल्चरल लैंड है, सारे सरकार की हुआ करती थी। बट नहीं, अब यहाँ पर क्या होगा, इंडिविजुअल ओनरशिप, कॉर्पोरेट ओनरशिप, प्राइवेटाइजेशन, ये सारी चीज़ें यहाँ पर लाएगी। पहले क्या होता था, स्टालिन के समय में रिलेटिवाइजेशन कराया गया था, फार्म्स जो होंगे वो रिलेटिव ओनरशिप होगा। नहीं, अब क्या होगा, अब यहाँ पर प्राइवेट ओनरशिप है, कैपिटलिज्म आएगा एग्रीकल्चर में भी, और ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेड होंगे, दुनिया के जो इकॉनमीज हैं उनके साथ इनका लिंकअप होगा, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आएगा, और इस तरह से यहाँ पर चीज़ों में बदलाव लाया गया। तो ये आप ये ट्रांजिशन कह सकते हो कि ये जो चेंजेस हैं वो इंट्रोड्यूस किए गए बाय आईएमएफ, राइट। नेक्स्ट, हाईलाइट द पॉलिटिकल एंड सोशल एस्पेक्ट ऑफ द सोवियत सिस्टम प्रायर टू 1991। 1991 से पहले जो सोवियत यूनियन था वो कैसा था, प्रश्न का यही मतलब। देखते हैं क्या था, कैसा था। बहुत अच्छा था, प्यारा था। सोवियत सिस्टम गेव प्राइमरी इंपॉर्टेंस टू द स्टेट एंड द इंस्टीट्यूशन ऑफ द पार्टी। सोवियत सिस्टम में स्टेट का इंपॉर्टेंस था, प्राइवेट, इंडिविजुअल, इन सब का कोई इंपॉर्टेंस नहीं था। स्टेट का इंपॉर्टेंस था, पार्टी का इंपॉर्टेंस था। कौन सी पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी, राइट। तो सोवियत यूनियन की जो कम्युनिस्ट पार्टी था उनका ही बोलवाला था, स्टेट का ही इंपॉर्टेंस था। सारे जो राइट्स होते थे, सारे जो रिसोर्सेज होते थे, सारे स्टेट के पास। जो सोवियत पॉलिटिकल सिस्टम था वो कम्युनिस्ट पार्टी के इर्द गिर्द ही घुमा करती थी, किसी भी और पॉलिटिकल पार्टी को इजाज़त ही नहीं था, या किसी भी अपोजिशन को इजाज़त नहीं था कि आप कंटेस्ट कर सकते हो इलेक्शन या बाकी सारी, मतलब वन मैन आर्मी, ये मेरा ही चलेगा, इसका चलेगा, कम्युनिस्ट पार्टी, ठीक है। इकॉनमी प्लान्ड इकॉनमी थी, स्टेट के द्वारा कंट्रोल किया जाता था, और यूएस को छोड़कर बाकी सारी कंट्रीज से ये काफ़ी अच्छे तरीके से डेवलप थी, ठीक है। तो ये सिस्टम था, ये राइट। इसके पास एक कम्प्लेक्स कम्युनिकेशन नेटवर्क था, क्योंकि इसका लैंड एरिया काफ़ी बड़ा है। तो पता होना चाहिए, सोवियत यूनियन एक ज़माने में इतना बड़ा उसका लैंड एरिया था कि एक प्लूटो ग्रह के नाम आपने सुना होगा ना, प्लूटो प्लैनेट पहले हुआ करता था, अब तो उसको ड्वार्फ प्लैनेट माना जाने लगा है। उसके एरिया से ज़्यादा एरिया था सोवियत यूनियन। तो इसके कम्युनिकेशन नेटवर्क, एनर्जी रिसोर्सेज, इसका काफ़ी अच्छा नेटवर्क था। तो ये आप कह सकते हो कि दीज वर पॉलिटिकल एंड सोशल एस्पेक्ट ऑफ द सोवियत सिस्टम, राइट। तो ये आप कुछ पॉइंट्स लिख सकते हो इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द यूएन अलॉन्ग विथ मेनी अदर कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड रिफ्यूज टू गिव देयर मैंडेट टू ऑपरेशन फ्रीडम इलुसिडेट देयर स्टैंड। बताना है आपको जवाब। यह है प्रश्न। दरअसल जो ऑपरेशन इराकी फ्रीडम था 2003 में ये किया गया था, उसको ना केवल यूनाइटेड नेशन बल्कि दुनिया के काफ़ी सारे मुल्कों ने उसको सपोर्ट करने से मना कर दिया। क्यों कर दिया, स्टेटमेंट को आपको सब्सटैंशिएट करना है, बताना है। देखते हैं। देखो, 19 मार्च 2003 को यूनाइटेड स्टेट्स ने, यूएस ने अपने जो एलाइज कंट्रीज थे उनके साथ मिलकर इराक पे अटैक कर दिया। इराक इन्वेजन के नाम से भी इसको जाना जाता है, या ऑपरेशन इराकी फ्रीडम के नाम से जाना जाता है। और ये कब हुआ था, 2003 में। सद्दाम हुसैन का रिजीम था उस समय इराक में, ठीक है। ये लॉन्च कर दिया। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि उसमें भले यूनाइटेड स्टेट्स को 40 से ज़्यादा कंट्रीज का सपोर्ट मिला था, लेकिन यूनाइटेड नेशंस ने, संयुक्त राष्ट्र ने ये मंजूरी नहीं दी थी।
ठीक है, इसकी मंजूरी नहीं दी थी। इवन कि बहुत सारी कंट्रीज ने इस चीज़ को क्रिटिसाइज करा था कि आप क्यों अटैक कर रहे हो, क्या रीज़न था इसके पीछे। ठीक है, वही रीज़न आपको इस क्वेश्चन में लिखना था कि यूनाइटेड नेशंस ने ही परमिशन नहीं दिया, बल्कि बहुत सारे कंट्रीज ने इसको सपोर्ट नहीं किया। क्यों? क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स ये क्लेम कर रहा था कि हम इराक पे हमला इसलिए करने जा रहे हैं क्योंकि इराक ना WMDs बना रहा है, वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन। अगर सिंपल भाषा में कहूँ तो न्यूक्लियर बॉम्ब बना रहा है। ठीक है, यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका ये इल्ज़ाम लगा रहा है कि इराक बना रहा है एटम बम, हमको उसको रोकना है और इसलिए हम अटैक करने जा रहे हैं। ठीक, जबकि माय डियर फ्रेंड्स, इवन की IAEA इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, इवन यूनाइटेड नेशंस के जो लोग वहाँ पर गए थे, उन्होंने जांच पड़ताल करी थी, उनको कोई ऐसा सबूत नहीं मिला था कि इराक WMDs को डेवलप कर रहा है। इसका सीधा सा मतलब है कि यूनाइटेड स्टेट्स के मन में कुछ और था। दरअसल यूनाइटेड स्टेट्स चाहता था कि इराक पर अपना कंट्रोल हो। इराक में सद्दाम हुसैन की गवर्नमेंट थी जो कि यूनाइटेड स्टेट्स को पच नहीं रहा था, यूनाइटेड स्टेट्स को अच्छा नहीं लग रहा था। तो दरअसल इराक पे कब्जा करने के लिए, इराक पे अपनी फ्रेंडली गवर्नमेंट को इंस्टॉल करने के लिए और इराक के तेल पर कब्जा करने के लिए उसने ये अटैक किया। और उसने रीज़न क्या दिया था? इराक WMDs को डेवलप कर रहा है। देख रहे हो, ये है अमेरिका, जबकि कर भी नहीं रहा था, कोई इसके एविडेंस नहीं। और इन्हीं कारणों से इवन कि यूनाइटेड नेशंस ने और बहुत सारे कंट्रीज ने इसको सपोर्ट नहीं किया था। तो ये क्वेश्चन का आंसर इस तरीके से आप लिख सकते हो, राइट। नेक्स्ट, डिस्क्राइब एनी 6 कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द डिसइंटीग्रेशन ऑफ USSR। तो लिखना है कि USSR के डिसइंटीग्रेशन के 6 कॉन्सिक्वेंस, मतलब जब USSR डिसॉल्व हो गया तो उसके क्या क्या परिणाम निकल के आए। 6 मार्कर क्वेश्चन है, आप इसको बहुत अच्छे तरीके से फ्रेम कर सकते हो। आपके पास 4 मार्क के क्वेश्चन में और 6 मार्क के क्वेश्चन में काफ़ी ज़्यादा आपके पास स्पेस होता है कि आप अपने तरीके से अपनी क्रिएटिविटी को उसमें इंस्टॉल कर सकते हो, क्रिएटिविटी उसमें डाल सकते हो। कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द डिसइंटीग्रेशन ऑफ USSR, देखो यहाँ मैंने सिंपल स्टार्ट किया, लेकिन आप इसमें बहुत सारी अच्छे हेडिंग्स डाल सकते हो। ठीक है, आप इसमें ये लिख सकते हो कि USSR का डिसोल्यूशन कब हुआ था 1991 में, तो ऐसे स्टार्ट कर सकते हो कि द USSR वाज dissolved in 1991 and these were the following consequences। ऐसे आप स्टार्ट कर सकते हो, कुछ भी आप स्टार्ट करने के लिए कोई भी एक लाइन लिख सकते हो। क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेज थे? पहला, इसका ये अर्थ हो गया, USSR तो डूब गया ना, तो इसका ये अर्थ हुआ कि कोल्ड वॉर भी अब खत्म, क्योंकि कोल्ड वॉर लड़ा किसके बीच में जा रहा था? US एंड USSR के बीच में। तो अब USSR ही नहीं रहा, कोल्ड वॉर ही खत्म। दूसरा कॉन्सिक्वेंस, यूनाइटेड स्टेट्स अकेला पावर बचा। ठीक है, इकलौता पावर, यूनिपोलर वर्ल्ड बन गया। कैपिटलिस्ट इकॉनमी वो अब डोमिनेट करने लगी। ठीक है, जो US कैपिटलिज्म का झंडा बुलंद कर रहा था एंड USSR सोशलिज्म का, तो दरअसल सोशलिज्म तो हार गया, एक तरीके से यही कहा जा सकता है ना। तो अब दुनिया में किसकी चलेगी? कैपिटलिज्म की चलेगी, ये हुआ। नेक्स्ट, बहुत सारे अलग अलग कंट्रीज दुनिया में इवॉल्व होते हैं, क्योंकि USSR जब टूटता है तो पहले USSR एक अकेला, आप कह सकते हो एक नेशन स्टेट था, बट अब टूट कर वो 15 टुकड़ों में बट गया, तो 15 नई कंट्रीज। तो ये चीज़ है, तो इसलिए जो बाल्टिक कंट्रीज है, ठीक है, बाल्टिक सी के पास जो कंट्रीज है और ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज है, वो सब नई कंट्रीज वर्ल्ड मैप पे इमर्ज होते हैं। उनके अपने अपने एस्पिरेशंस होते हैं, अपने अपने अलाइंसेस होते हैं, अपने हिसाब से वो रिश्तों को बनाते हैं दुनिया में, ये सारी चीज़। नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन एंड यूरोपियन यूनियन अब ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और एक रीजनल पावर की तरफ वो ग्रो करते हैं। शॉक थेरेपी इंट्रोड्यूस किया जाता है सोवियत यूनियन के बाद के जो कंट्रीज़ है वहाँ पर, एंड कैपिटलिज्म का एक्सपेंशन होता है। शॉक थेरेपी बेसिकली था क्या, इसके बारे में आगे भी हम लोग बात करेंगे। तो शॉक थेरेपी वहाँ पर इंट्रोड्यूस किया जाता है एंड कैपिटलिज्म का एक्सपेंशन होता है सोवियत कंट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 11th क्वेश्चन है कि डिस्क्राइब द फैक्टर्स दैट मेक मोस्ट ऑफ द फॉर्मर सोवियत प्रोन टू कॉन्फ्लिक्ट एंड थ्रेट्स। वो फैक्टर्स आपको बताने हैं जिसके कारण से जो फॉर्मर सोवियत रिपब्लिक्स थे, फॉर्मर सोवियत कंट्रीज थे, उनमें कॉन्फ्लिक्ट एंड थ्रेट्स वगैरह चलते रहते थे। देखिए, कुछ फैक्टर्स के बारे में बात करते थे। पहली चीज़, सोवियत पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन में बहुत ज़्यादा इंटरनल वीकनेस था। इसका अर्थ ये हो गया कि लोगों के जो एस्पिरेशंस होते हैं, लोग जो जिस चीज़ को चाहते थे कि वो ऐसा हो,
तो वो नहीं होता था, वो चीज़ें उनको उपलब्ध नहीं होती थी, तो अनफिट होता था। ठीक है, लोगों की डिमांड्स पूरी नहीं होगी, वो रिवोल्ट करेंगे, वो आवाज़ उठाएंगे, आवाज़ बुलंद करेंगे, तो ये एक रीज़न था। दूसरी चीज़, इकोनॉमिक स्टैग्नेशन हो गया था काफ़ी दिनों तक। सोवियत यूनियन जो ये चीज़ बता रहा था कि देखो सोशलिज्म एक बहुत अच्छी चीज़ होती है, सोशलिज्म एक बेटर इकोनॉमिक मॉडल होता है, अगर हम कंपेयर करें कैपिटलिज्म से तो ऐसा आपकी दुनिया बदल जाएगी, आपके पास सारे रिसोर्सेज होंगे, बहुत सारी चीज़ें होंगी। सब अब झूठ लगने लगा था लोगों को जो ये सपना दिखाया गया था सब अब टूटने लगा था, क्योंकि अपने ही सिस्टम को लोग आउट करना स्टार्ट कर दिए थे, क्योंकि उनके एस्पिरेशंस पूरे नहीं हो रहे थे, क्योंकि कंज्यूमर गुड्स का शॉर्टेज हो रहा था सोवियत यूनियन, राइट। और क्योंकि ज़्यादातर इसके जो रीजन थे वो ये था कि सोवियत यूनियन जो है ना अपने इकोनॉमिक रिसोर्सेज का यूज़ कर रहा था आर्म्स रेस के लिए, लोगों के एस्पिरेशंस को मीट करने के लिए नहीं कर रहा। तो ये इसका एक कारण हो सकता है जिसके कारण से लोग कॉन्फ्लिक्ट एंड थ्रेट की तरफ राइज होते थे। उसके साथ साथ जो सेटेलाइट स्टेट थे लाइक ईस्टर्न यूरोप के कंट्रीज़ और स्पेशली जो सेंट्रल एशियन जो कंट्रीज़ थे, उनको काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर जो डेवलपमेंट्स होते हैं, और ईस्टर्न यूरोप में अगर मैं बात करूँ तो पर्टिकुलरली ईस्टर्न यूरोप के कंट्रीज़ में सबसे पहले जो आवाज़ बुलंद होती है कि हमें सोवियत यूनियन से अलग होना है, वो वहीं पे होता है ना, सोनिया, लातविया, लिथुआनिया, उन सब देश में होता है। तो वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा चीज़ें होती हैं, इवन कि पोलैंड जैसे देशों में भी, जो कि हालांकि सोवियत यूनियन का पार्ट नहीं था बट वो वॉर्सो पैक्ट का मेंबर था, तो पोलैंड जैसे कंट्रीज़ में भी वहाँ पर जो वर्कर्स थे, जो लेबर यूनियन था, उन लोगों ने आवाज़ बुलंद करी थी और वो फिर तो सोवियत यूनियन से के सैडो से बाहर निकलना था। तो ये सारी चीज़ें थी। फिर आप देखोगे कि वहाँ पर जो नेशनलिज्म की बातें उठती है कि वो सोवरेनिटी हम लोगों को मिलनी चाहिए, जो लातविया, एस्टोनिया जैसे कंट्रीज़ हैं, यूक्रेन, जॉर्जिया, वो सब ये बातें उठाने लगे थे कि नहीं हमारी सोवरेनिटी होनी चाहिए, अब हमें इनके साथ नहीं रहना है, वहाँ से अलग होना है सोवियत यूनियन से। ये भी एक रीज़न था। साथ ही साथ नेशनलिस्ट फीलिंग भी जगह पे बुलंद हो रही थी। सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ में भी जो वहाँ पे डिफरेंस था, एक तो एथनिसिटी का डिफरेंस था, क्योंकि सेंट्रल एशियन रिपब्लिक जो है ना वो मुस्लिम कंट्रीज, तो ये भी एक रीज़न था जिसके कारण से कॉन्फ्लिक्ट एंड थ्रेट हो रहे थे। तो ये आप कह सकते हो कि दीज वेर कॉन्फ्लिक्ट एंड थ्रेट दैट वर प्रोमिनेंट और डोमिनेंट इन और सोवियत, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द रोल ऑफ गोर्बाचेव टू रिफॉर्म द सोवियत इकोनॉमी और सोवियत सिस्टम। गोर्बाचेव के रोल के बारे में आपको बताना है कि उन्होंने किस प्रकार से सोवियत सिस्टम को रिफॉर्म करने का प्रयास किया था, क्या क्या चीज़ें हुई थी, उसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। सो मिखाइल गोर्बाचेव, he became the जनरल सेक्रेटरी ऑफ द सोवियत यूनियन इन 1985। ऐसे आप स्टार्ट कर सकते हो इस क्वेश्चन के आंसर को। तो उसके बाद गोर्बाचेव के रोल की अगर मैं बात करूँ तो उनका दो रोल, दो तरीके से आप कह सकते हो। एक तो उन्होंने बहुत सारे रिफॉर्म्स की शुरुआत करी, ठीक है, मतलब उन्होंने सोवियत सिस्टम को बेटर करने का प्रयास किया। दूसरी चीज़, ये सोवियत यूनियन को वो कम्युनिज्म से कैपिटलिज्म की थोड़ा सा आप ट्रांजिशन पीरियड आप कह सकते हो कि उन्होंने काफ़ी चीज़ें उन्होंने लिबरलाइज करा। आप देखोगे आगे मैं आपको बताऊंगा जब ग्लासनोस्ट एंड पेरेस्ट्रोइका के बारे में बताओगे तो आप देखोगे उसमें चीज़ें कि गोर्बाचेव ने ये ट्राई किया कि नहीं हम लोग कम्युनिज्म एकदम हार्डकोर कम्युनिज्म से थोड़ा निकल के कैपिटलिज्म की तरफ आगे, तो ये चीज़ें होती, तो उन्होंने ये दोनों करा एंड इसका परिणाम ये निकल के आता है सोवियत यूनियन पूरी तरह से वीक हो जाते हैं पॉलिटिकली एंड इकोनॉमिकली दोनों तरह से। एक तो लिबरलाइजेशन का रिफॉर्म था जिसको कहा जाता है पेरेस्ट्रोइका, देखो इसको याद रखोगे एंड अच्छे तरीके से इसका स्पेलिंग मेंशन करके आओगे। और प्लीज याद रखना कि जो भी इंपॉर्टेंट वर्ड्स होंगे या लाइंस होंगे उसको आपको अंडरलाइन करना है एग्जाम। तो पेरेस्ट्रोइका, पेरेस्ट्रोइका का मतलब क्या था कि जो गवर्नमेंट का कंट्रोल है इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन पे, इकोनॉमिक रिसोर्सेज में, उसको लूजन करना, उसको कम करना। जैसे पहले क्या होता था कि स्टेट ही कंट्रोल किया करते थे रिसोर्सेज को, नहीं अब प्राइवेटाइजेशन होगा, एफडीआई को अलाउ किया जाएगा, प्राइवेट ओनरशिप होगा, ये सारी चीज़ें, तो गोर्बाचेव ने ये रिफॉर्म्स करा। साथ ही साथ पॉलिटिकल स्फेयर की, ये तो हो गया इकोनॉमिक वाला, पॉलिटिकल स्फेयर की अगर बात करूँ तो यहाँ पे ग्लासनोस्ट नाम का रिफॉर्म किया गया। ग्लासनोस्ट मतलब ओपननेस, पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी को यहाँ पर किया गया था। लोग अब क्रिटिसाइज भी कर सकते थे गवर्नमेंट की पॉलिसीज का एंड लोग आवाज़ भी उठा सकते थे, तो ये सारी चीज़ें करी गई गोर्बाचेव के द्वारा। बट ये जो रिफॉर्म्स है वो गोर्बाचेव ने तो ये लिए करा था। गोर्बाचेव को लगा था कि इससे सोवियत सिस्टम और बेटर होगा, लोग कम नाराज होंगे, लोग के कुछ जो डिमांड्स हो कम से कम पूरा होंगे, लेकिन नहीं, इसका कुछ और ही हो गया। गोर्बाचेव नीयत तो ठीक थी बट इसका परिणाम कुछ और। इससे सोवियत जो यूनियन था, इससे जो सोवियत यूनियन था वो और ज़्यादा वीक हो गया एंड इवन
अल्टीमेटली सोवियत यूनियन डिसॉल्व हो जाता है इन द ईयर 9, राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है सवाल। व्हाट वाज द शॉक थेरेपी? देखिए इसके बारे में आपको लिखना है, और ये ना मैंने 6 मार्कर में रखा है, क्योंकि देखो शॉक थेरेपी एक ऐसा क्वेश्चन है जिसके बारे में आपसे 2 मार्कर में भी पूछा जा सकता है, 4 मार्कर में भी और 6 मार्कर में भी। तो 6 मार्कर में रखने का मेरा कारण यही है कि आपके पास ज़्यादा कंटेंट हो। 6 मार्क का क्वेश्चन अगर आपको लिखना आता है तो आप उसको 2 मार्कर में बना सकते हैं, 4 मार्कर में बना सकते हैं, 2 पॉइंट लिख दो, 4 पॉइंट लिख दो, क्वेश्चन सफिशिएंट हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि शॉक थेरेपी आखिर था क्या। देखो शॉक थेरेपी के बारे में मैंने आपको लेक्चर में बताया था कि दरअसल यूएसएसआर में कम्युनिज्म, आप कह सकते हो अथॉरिटेरियन सोशलिज्म, ठीक है, वो फॉलो किया जाता था, अथॉरिटेरियन सोशलिज्म। और जब सोवियत यूनियन डिसॉल्व होता है 1991 में, तो जो पोस्ट सोवियत कंट्रीज है, जो टूटे हुए कंट्रीज थे, वो अब अथॉरिटेरियन सोशलिज्म को छोड़कर किसकी तरफ मूव करते हैं? वो कैपिटलिज्म की तरफ मूव करते हैं। और वो कैपिटलिज्म डेमोक्रेटिक कैपिटलिज्म आप कह सकते हो, ठीक है। तो ये जो ट्रांजिशन था दैट इज नोन एज शॉक थेरेपी, राइट। ये चीज है। और ना यहाँ पर एक इंट्रो दिया गया है, ठीक है। शॉक थेरेपी वाज अ सेट ऑफ पॉलिसीज इंप्लीमेंटेड टू रैपिडली ट्रांसफॉर्म द पोस्ट यूएसएसआर इकोनॉमीज फ्रॉम एन अथॉरिटेरियन सोशलिस्ट सिस्टम टू अ डेमोक्रेटिक कैपिटलिस्ट सिस्टम। इसको आपको अंडरलाइन करना है, मैं बार बार रिपीट कर दूं, इसको आपको अंडरलाइन करना है, क्योंकि ये मेन पॉइंट है ना, मेन वर्ड है ना, इसको अंडरलाइन करके आप लिखोगे, राइट। और मैं आपको बताऊं, तभी तो ऐसा ही लिखेंगे, लेकिन थोड़ा सा आपको अगर एज पाना है, थोड़ा सा एज पाना है बाकी बच्चों से, तो आपको क्या करना होगा, थोड़ा सा क्रिएटिविटी अपने अंदर लाना होगा आंसर राइटिंग में, और ये एक दिन में नहीं आता है। तो इसलिए मैं आपको चीज़ें बताता चले जाता हूँ कि किस तरीके से आप कर सकते हो। आगे की वीडियोस में हम लोग देखेंगे, जब दूसरे चैप्टर्स में आएंगे, तो मैप भी आप बना सकते हो, ठीक है, फ्लैग बना सकते हो, ऐसे बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं जिसको हम लोग सीखेंगे इस पूरे सीरीज के दौरान। यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, ये मेरा आइडिया है, इसके अलावा आप अपनी तरफ से भी कुछ क्रिएटिविटी ला सकते हो। आप एक बॉक्स बना सकते हो और उसमें ये चीज़ लिख सकते हो जो मैंने ऊपर लिखा है कि अथॉरिटेरियन सोशलिज्म आप इधर लिख दो, और उसके बाद फिर ट्रांजिशन दिखा दो, उसके बाद एक नया बॉक्स, और उसमें आप लिख दो डेमोक्रेटिक सोशलिज्म, राइट। यहाँ पर एक बॉक्स ज़्यादा अच्छा लगेगा, एग्जामिनर इस तरीके से देखता है। आप खुद भी अगर एग्जामिनर होते, आप कॉपी चेक करने के लिए बैठते, तो आपको वो चीज़ें ज़्यादा अट्रैक्टिव लगती, राइट। तो ये चीज़ है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। दिस मॉडल ऑफ ट्रांजिशन वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय द आईएमएफ एंड द वर्ल्ड बैंक। ऑब्वियसली शॉक थेरेपी जो था वो आईएमएफ एंड वर्ल्ड बैंक के द्वारा इन्फ्लुएंस था। मतलब कैपिटलिस्ट जो इंस्टीट्यूशंस है, ये आईएमएफ एंड वर्ल्ड बैंक एक कैपिटलिस्ट इंस्टीट्यूशन है, उसके द्वारा जो डिक्टेट किया गया था ये सारी चीज़, जिसमें लिबरलाइजेशन था, डी रेगुलेशन था, इवन की जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है उसको, उसके इनफ्लो के लिए चीज़ें करी गई थी। तो ये सारी चीज़ें इंप्लीमेंट करी गई थी। और ये सारी कंट्रीज़ में जो पोस्ट सोवियत कंट्रीज, जो 15 रिपब्लिक्स थे, सोवियत यूनियन जब टूटता है तो 15 रिपब्लिक्स में बनता है ना, उन सारों में ये सिमिलर था, लेकिन इसकी जो इंटेंसिटी थी वो डिफर कर रही थी। किसी देश में ऐसा हो सकता है कि हाँ उसका इफेक्ट थोड़ा ज़्यादा पड़ा, किसी देश में हो सकता है थोड़ा सा कम पड़ा, कभी किसी देश में हो सकता है थोड़ी लेट से वो चीज़ें देखने को मिली, शुरुआत में ही कोई कंट्री ऐसा होगा जिसमें शॉक थेरेपी के इफेक्ट देखने को मिले। देखो इफेक्ट सब पे पड़ा शॉक थेरेपी का, लेकिन किसी पे ज़्यादा, किसी पे कम, किसी पे देर, किसी पे सवेर। तो ये चीज़ें थी। प्राइवेट ओनरशिप अब डोमिनेंट पैटर्न बन गया, फ्री ट्रेड, एफडीआई इसको प्रमोट किया जाने लगा, कलेक्टिव फार्मिंग को रिप्लेस कर दिया गया प्राइवेट फार्मिंग एंड कैपिटलिज्म से। साथ ही साथ वेस्टर्न कैपिटलिस्ट स्टेट थे, अब वो लीडर बन गया, वो गाइड करते थे, ठीक है, इन कंट्रीज को अपने एजेंसीज लाइक वर्ल्ड बैंक एंड आईएमएफ के थ्रू, राइट। और लेकिन शॉक थेरेपी जो था, नाम से ही लग रहा है शॉक थेरेपी, झटका लगा, यहाँ की जो इकोनॉमीज थी, जो पोस्ट सोवियत इकोनॉमीज थी, वो बर्बाद हो गई दरअसल। लोगों का इससे कुछ भला नहीं हुआ। बहुत सारी दिक्कतें आई थी जिसके बारे में आगे हम लोग बात भी करेंगे जब कॉन्सिक्वेंसेज पे आएंगे शॉक थेरेपी के। तो आप इस तरीके से आप एंड कर सकते हो अपने आंसर को कि इट ओवरऑल ब्रॉट ruin टू द इकोनॉमीज एंड डिजास्टर अपॉन द पीपल ऑफ द एंटायर रीजन। मतलब शॉक थेरेपी में, मतलब जो ट्रांजिशन था सोशलिज्म से कैपिटलिज्म की तरफ जाने का, उसने इकोनॉमीज को बर्बाद करा, लोगों के जो हालात थे उसको और ख़राब कर दिया, ठीक। तो ये चीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको आप बहुत अच्छे तैयार करके जाना। ये मैं बहुत दावे के साथ कह सकता हूँ कि ऐसे क्वेश्चंस कई बार आते हैं, आपके स्कूल के एग्जाम में आ सकते हैं, बोर्ड्स में आ सकते हैं, ठीक है। तो तैयार करके आप जाना। व्हाट वर द इफेक्ट्स कंसिक्वेंस ऑफ शॉक थेरेपी? अगेन ये 6 मार्क का क्वेश्चन है और आपको जवाब देना है इसका।
तो शॉक थेरेपी जैसा हम लोगों ने देखा लास्ट क्वेश्चन में, शॉक थेरेपी क्या था, अब उसके कॉन्सिक्वेंस के बारे में पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले तो शॉक थेरेपी को आप इंट्रोड्यूस करोगे। देखो ये चीज़ें आपको याद रखनी चाहिए कि 6 मार्कर का जब आपसे प्रश्न पूछा जाए तो जैसे शॉक थेरेपी के बारे में पूछे तो आप एक लाइन में तो एटलीस्ट इंट्रो तो लिख सकते हो, तो इंट्रोड्यूस कर दो, उसके बाद इफेक्ट पे आओ। तो वही चीज़, वही इंट्रो लास्ट क्वेश्चन की तरह, इट वाज सम सेट ऑफ पॉलिसी दैट वर इम्प्लीमेंटेड इन पोस्ट सोवियत इकोनॉमीज फ्रॉम एन it works as a transition from an authoritarian socialism to democratic capitalism, राइट। ये एक ट्रांजिशन पीरियड था। कंसिक्वेंसेस की अगर बात करें तो देखिए, रशिया की अगर बात करूं तो यहाँ पर जो स्टेट कंट्रोल इंडस्ट्रीज थे उसको आने पौने दाम पर बेच दिया गया। अराउंड 90% जो इंडस्ट्रीज थे उसको बेच दिया गया, और इसके कारण से इसको लार्जेस्ट करार सेल इन द हिस्ट्री भी कहा जाता है, क्योंकि वैल्यूएबल इंडस्ट्रीज को बहुत सस्ते दामों पर बेच दिया गया। स्टेट कंट्रोल जो इंडस्ट्रीज थे, जब सोवियत यूनियन था तो सरकार के हाथों में वो इंडस्ट्रीज थे, सबको बेच दिया गया। रूबल जो रशिया की करेंसी थी बहुत बुरी तरह से पिट गई, और उसकी वैल्यू डिक्लाइन करती है। साथ ही साथ कलेक्टिव फार्म सिस्टम, वही चीज़ कि कलेक्टिव फार्म सिस्टम जब खत्म हुआ क्योंकि प्राइवेट ओनरशिप आ गई तो लोगों के पास फूड स्कैर्सिटी आया। लोग पहले क्या होता था कि कलेक्टिव ओनरशिप रहता तो लोगों के पास फूड सिक्योरिटी वाली चीज़ें थी, लोगों को खाने के लिए एटलीस्ट मिल जाता करता था, लेकिन अब वो भी चीज़ नहीं, रशिया को अब इम्पोर्ट करना पड़ा फूड को। रशिया के रियल जीडीपी की अगर बात करें 1999 से, वो 1989 से भी ख़राब स्थिति में था। सोशल वेलफेयर का जो पुराना सिस्टम था वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुका था। गवर्नमेंट सब्सिडीज़ में सरकार ने हटा लिया था, जिसके कारण से बहुत सारे लोग गरीबी में और चले। तो दीज वर द कंसिक्वेंसेज ऑफ शॉक थेरेपी, और लास्ट में आप इसको कंक्लूड कर सकते हो कि इट ओवरऑल ब्रॉट ruin to the economies and trust among the people of the entire region। वही चीज़ जो हम लोगों ने लास्ट क्वेश्चन में देखी। तो मेरे बताने का इतना मकसद है कि बहुत सारे क्वेश्चंस आपने कर लिए हैं, और उन क्वेश्चन से रिलेटेड आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। हो सकता है कि डायरेक्ट यही क्वेश्चन ना पूछा जाए। देखो ऐसा बहुत चांस है कि डायरेक्ट ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि व्हाट वर द कॉन्सिक्वेंसेज और इफेक्ट ऑफ शॉक थेरेपी, या व्हाट वाज द शॉक थेरेपी। लेकिन अगर आपसे डायरेक्ट ये क्वेश्चन ना पूछा जाए तो इससे मिलते जुलते सवाल पूछे जा सकते हैं, तो आप उसमें भी इन आंसर्स को, इन पॉइंट्स को उसमें डाल सकते हो। इस तरीके से आपका आंसर बेहतर बन सकता है। ठीक है, अब DIY क्वेश्चंस, डू इट योरसेल्फ क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चंस हैं वो आपको करने हैं। ठीक है, हम लोगों ने काफ़ी कुछ डिस्कस कर लिया, काफ़ी सारे क्वेश्चंस को हम लोगों ने डिस्कस किया, और जो मैंने बताया भी था कि एक चैप्टर में जो लिमिटेड क्वेश्चंस हो सकते हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने काफ़ी सारे क्वेश्चंस कर लिए, लेकिन अब आपको करना है। ठीक है, और एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता था कि क्वेश्चन तो आप लिख लोगे, उसका आंसर कौन चेक करे, हम करेंगे, ले लेने की टीम करेगी। तो आपको क्या करना है, इन क्वेश्चंस को आपको खुद से अटेम्प्ट करना है, आंसर लिखने, और डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके उसको अपलोड कर देना है। राइट, और पर्सनली मैं इन क्वेश्चंस के आंसर्स को चेक करूंगा और आप तक प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि केवल वीडियो देख लिया, आंसर सुन लिए, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, मज़ा आ गया, अब तो मैं एग्जाम में जाके फोड़ दूंगा, वो नहीं करना है। इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना। ठीक है, आपने चैप्टर पढ़ लिया होगा, वीडियो देख लिया होगा, हमारा K12 के प्लेलिस्ट में जाओगे आपको वीडियो मिल जाएगा एंड ऑफ बाइपोलैरिटी के बारे में। वीडियो देख लो, नोट्स डाउनलोड कर लो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपने यहाँ तक देख लिया, बहुत बढ़िया। अब आपको करना क्या है, इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना, राइट, और हम तक पहुँचा। क्वेश्चंस को डिस्कस करना। सबसे पहला क्वेश्चन, हाईलाइट 3 गुड एंड 3 नेगेटिव एस्पेक्ट ऑफ द सोवियत सिस्टम इन द सोवियत यूनियन। मतलब सोवियत यूनियन में जो 3 अच्छी चीज़ें थी और 3 बुरी चीज़ें थी उसके बारे में आपको डिस्कस करना, राइट। ये 6 मार्कर क्वेश्चन होगा। नेक्स्ट, हाउ द रिफॉर्म्स ऑफ गोरबाचेव वर टेकन बाय जनरल पब्लिक एंड कम्युनिस्ट हार्डलाइनर। मतलब जो गोरबाचेव ने रिफॉर्म्स करे तो उसको अलग अलग लोगों ने किस प्रकार से लिया, जनरल पब्लिक ने किस प्रकार से लिया, और कम्युनिस्ट पार्टी के हार्डलाइनर्स ने किस, इसके बारे में आपको लिखना है। अगेन 6 मार्क का क्वेश्चन है। देखो 6 मार्क का क्वेश्चन इसलिए ज़्यादा देता हूँ क्योंकि 6 मार्क के हिसाब से अगर आपके पास कंटेंट रहेगा ना तो उसको 4 मार्क में उसको आप छोटा कर सकते हो, स्क्वीज कर सकते हो। लेकिन आप 4 मार्क के हिसाब से लिखोगे फिर उसको खींचना थोड़ा सा मुश्किल, तो इसलिए ज़्यादा की प्रैक्टिस करें। नेक्स्ट, एग्जामिन एनी 6 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सोवियत सिस्टम बिफोर इट्स डिसइंटीग्रेशन। डिसइंटीग्रेशन से पहले के 6 कैरेक्टरिस्टिक के बारे में आपको सोवियत सिस्टम के बारे में बताना है। थर्ड और फर्स्ट क्वेश्चन काफ़ी हद तक मिलता जुलता है, लेकिन आप इसमें अगर आप कुछ चेंजेस करना चाहते हो आप कर सकते हो। अगेन ये 6 मार्क का क्वेश्चन है। राइट ए शॉर्ट नोट ऑन 9/11 अटैक, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, 6 मार्क अगेन। एंड मोस्ट ऑफ द पोस्ट सोवियत कंट्रीज वर प्रोन टू टेंशन एंड कॉन्फ्लिक्ट। सब्सटेंशिएट दिस स्टेटमेंट, मतलब पोस्ट सोवियत कंट्रीज मतलब सोवियत यूनियन के टूटने के बाद जो कंट्रीज है उसमें टेंशन एंड कॉन्फ्लिक्ट बने रहे। स्टेटमेंट को आपको सब्सटेंशिएट करना है। अगेन 6 मार्कर क्वेश्चन है, और मैं वेट करूंगा, देखता हूँ कितने सारे जो आंसर्स हैं वो मुझसे पहुँचते, क्योंकि मैं जानता हूँ
बहुत सारे बच्चे केवल वीडियो देख के मेहनत करेगा, फिर वही आगे बढ़ेगा। मेहनत करो, अपने आप को थोड़ा सा पुश करा करो, कंफर्ट जोन से थोड़ा सा बाहर निकला करो। नहीं केवल वीडियो देखा, आपको क्वेश्चंस को आंसर करना है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना बहुत ख्याल रखो और पढ़ते रहो, ठीक है। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।